हेलो फ्रेंड, मैं हूं विट्ठल आमटे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीए क्लास। तो अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे या जो व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंचे और साइड में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्ण और शब्द। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण और शब्द इन दोनों में क्या समानता है और इन दोनों का क्या संबंध है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस शब्द को कहते हैं जो कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां होती है। जैसे कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में तो शब्द आते हैं मगर शब्द में भी कुछ वर्ण होते हैं ना। वर्णों से ही शब्द बनता है। तो जो सबसे छोटी ध्वनि होती है शब्द की या वाक्य की, सबसे छोटी ध्वनि यानी कि वर्ण से ही शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो यहाँ पे वर्ण का विचार करते हुए वर्णमाला यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रही है। तो वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। वर्णमाला उसे कहते हैं जो कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को, यहाँ पे व्यवस्थित समूह है। जैसे कि अ के बाद आ आया है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे हुआ है, उनको व्यवस्थित सामूहिक किया है। तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसके बाद अनुस्वार होता है, विसर्ग होते हैं। तो ये सब हम आज उस वर्णमाला के निरीक्षण में आज हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। वर्णमाला में अ से लेकर अ, आ, ई, उ, रू से लेकर औ तक, यहाँ तक पूरे ये स्वर है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक स्वर है। अब आप लोग सोचोगे कि ये दोनों क्या है। तो ये दोनों, इसमें से ये वाला है अनुस्वार और ये है विसर्ग। और इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर में भी नहीं आते हैं और ये व्यंजन में भी नहीं आते, इसलिए उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह में जहां पे अ के ऊपर एक बिंदु होता है उसे कहते हैं अनुस्वार, और अ के बाद में जो दो बिंदु आते हैं उसे कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। तो अभी देखते हैं व्यंजन की तरफ। ये तो हुए हमारे, ये हुए स्वर, ये हुआ अयोगवाह। उसके बाद देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, थ। यहां तक कितने हुए हैं? ये एक लाइन में 5 है और ऐसी 6 लाइन है। तो ये हो गए 30 और ये हो गए, ये 3 33। तो कुल 33 व्यंजन वर्णमाला में होते हैं। 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, उसके बाद ये है 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद ये जो व्यंजन होते हैं, इस ये जो क, ख, ग, घ, न को न तक है तो इसे क वाला घट कहते हैं, उसे च वाला ग्रुप कहते हैं, इसे ट वाला ग्रुप कहते हैं, इसे त वाला ग्रुप कहते हैं और इसे प वाला ग्रुप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला तो है क्ष, उसके बाद है त्र,
और उसके बाद है ज्ञ, इसे ज्ञ बोलते हैं। उसके बाद है श्र। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। जब दो व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन तैयार हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क और श को मिला के क्ष बना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, क प्लस श को मिला के बनाए क्ष। उसके बाद त्र कैसे बनाए, त प्लस र मिलकर बनाए त्र। उसके बाद ज्ञ कैसे बनाए, ज और न्य से, ये न यहाँ पे ज और न से ज्ञ बनाए। उसके बाद आता है श्र। श्र कैसे बनता है, श अधिक र से, तो ये बना श र। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे दो व्यंजन, यहाँ पे क्ष में भी दो व्यंजन है, त्र में भी दो व्यंजन है, ज्ञ में भी दो व्यंजन है और श्र में भी दो व्यंजन है। इन दो यहाँ पे दो व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद वर्णमाला में आते हैं चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु कैसा होता है, किसी भी शब्द के ऊपर एक चंद्र जैसा आकार होता है और वो यहाँ पे बिंदु होता है, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। ये भी वर्णमाला में ही आता है। जैसे कि कोई नाम लिख रहे हो आप, आंख, यहाँ पे चंद्र बिंदु आया है। उसके बाद तो इस तरह से हमारी वर्णमाला होती है। और वर्णमाला की जो ये 11 स्वर है, इन 11 स्वरों में भी उसके 3 प्रकार होते हैं, यानी कि उसके 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है कि ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, पहला ई, उसके बाद उ, उसके बाद आता है रु। यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो गए। तो उसके बाद आता है दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर, जिसे बोलते वक्त हम ज्यादा जोर देते हैं। तो वो कौन से हैं, वो है आ, दूसरी ई, उसे हम ई बोलते हैं। उसके बाद ऊ और ए, आई, ओ, औ। ये सब स्वर दीर्घ स्वर में आते हैं। और उसके बाद एक और प्रकार होता है स्वर का। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसे मिटा रहा हूं। उसके बाद एक और प्रकार होता है स्वर का, वो होता है लुप्त स्वर। लुप्त, ये सभी स्वरों के प्रकार ये हैं। तो लुप्त स्वर कौन से होते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं ओम, तो यहां पे एक स्वर है, वो वहां पे लुप्त हो गए। तो ऐसे भी स्वर आते हैं यहाँ पे कि जो लुप्त होते हैं, कहीं कहीं पे वो दिखाई नहीं देते या हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद वर्णमाला में एक और चीज होती है, वो होती है व्यंजनों का संयोग। व्यंजनों का संयोग यानी कि क्या, कि दो व्यंजन जब संयोग पाते हैं, व्यंजनों का संयोग। जैसे कि संयुक्त व्यंजन नहीं होते, मगर उन शब्द में
व्यंजनों का संयोग होता है। तो यहाँ पे व्यंजनों का संयोग भी दो प्रकार से होता है। एक प्रकार है समान वर्ण का संयोग, जैसे कि अभी कच्चा शब्द है, कच्चा, तो यहाँ पे ये जो च जुड़ा है तो ये समान वर्ण है, यहाँ पे अलग वर्ण नहीं है। ये जो मैंने शब्द लिखा कच्चा, उसमें दोनों भी वर्ण जो है वो समान वर्ण है, च है, उनका संयोग हुआ है। तो इस तरह से भी कुछ व्यंजन वर्णों का संयोग होता है और उनसे एक नया व्यंजन बनता है। उसके बाद भिन्न वर्ण का संयोग। भिन्न वर्ण का संयोग यानी कि क्या, कि जिसमें अलग अलग वर्ण होते हैं और वो एक जगह पे आके एक अलग व्यंजन तैयार करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रक्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं क और त अलग अलग वर्ण है, तो ये अलग अलग वर्ण भी एक होकर, उनका संयोग होकर ये व्यंजन या ये वर्ण तैयार हुआ है। इस तरह से अच्छे वर्णमाला को समझ सकते हैं। तो अभी देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द की व्याख्या ऐसी है कि जो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण का मेल तो करना है हमें, मगर कैसा करना है, सार्थक, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शब्दों के बारे में। सबसे पहले तो शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जब भी हम वर्णों का मेल करते हैं तो वो सार्थक होना चाहिए। ऐसे कोई भी वर्ण उठा के वहां पे रख दिए तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कज। अभी ये कज अगर मैंने ऐसे लिखा तो कज, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता या कोई उसका मतलब ये शब्द ही नहीं होता। अगर इसका अर्थ नहीं होता है तो ये शब्द ही नहीं होता है। और अगर मैंने ऐसे ही लिखा कि कमर, तो इसका अर्थ अच्छे से होता है कि आपको पता है कमर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने शब्दों का मेल किया है वो कैसे किया है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तभी वो शब्द कहलाता है। वर्णों का मेल करते हुए हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वर्णों का मेल तो करना है, मगर कैसे करना है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हम शब्द की व्याख्या तो आपने अभी पढ़ ली। उसके बाद शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जनरली 3 प्रकार होते हैं शब्द के, या शब्द के भेद 3 होते हैं। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ऐसे 3 बेसिस पे, 3 आधार पे शब्दों के 3 प्रकार किए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो पहला प्रकार है तत्सम, यानी कि जो शब्द संस्कृत में थे वो वैसे के वैसे हिंदी में यूज किए जाने लगे, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत में थे उनको हमने वैसे के वैसे हिंदी में इस्तेमाल किया, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि दुग्ध है, वृक्ष है, वृक्ष भी संस्कृत शब्द है, उसको भी हमने हिंदी में वैसे के वैसे इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखते हैं तद्भाव शब्द। तद्भाव शब्द का मतलब है कि वो शब्द जो संस्कृत से मिलते जुलते हो या संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, उन शब्दों को हम तद्भाव शब्द कहते हैं। जैसे कि रात, आम, ये 2 शब्द ऐसे हैं। जैसे कि ये जो रात है वो संस्कृत में रात्र कहते थे या फिर रजनी कहते थे, तो उनसे मिलता जुलता या उनसे उत्पन्न हुआ शब्द जो है वो रात है। उसके बाद आम्र, हिंदी
संस्कृत में आम्र कहते थे, तो वहां पे उससे थोड़ा उसको बदल के आम कर दिया है। तो इस तरह से तद्भव शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में इस्तेमाल किए गए वो है तद्भव शब्द। तीसरा प्रकार है इसका देशज। देशज यानी कि जो हमारी पुरानी क्या कहेंगे हम उसके कम्युनिटी में बोले गए शब्द, जो कि सबसे पहले यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इस्तेमाल किए हुए शब्द, या हम उसे कहते हैं कि मूल शब्द जो कि भारत में इस्तेमाल हुआ करते थे। तो वैसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पहाड़ी, थैला, ये सब शब्द क्या थे, ये यहाँ के शब्द थे, भारत के शब्द थे, जो कि यहाँ पे पहले से शुरुआत से इस्तेमाल किए जाते थे। उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद है विदेशज। जैसा कि हम बहुत सारे शब्द जो होते हैं हिंदी में, तो वो जो बहुत सारे विदेशी शब्द होते हैं उनको भी हम हिंदी में वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अदालत, औलाद, ये मतलब ये जो शब्द है ये बाहर से आए हुए शब्द है, ये अरबी शब्द है। उसके बाद हम बहुत सारे जो इंग्लिश शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वो भी विदेशी शब्द में आता है। ये उत्पत्ति के आधार में से 4 जो उप प्रकार थे वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद देखते हैं रचना के आधार पर जो शब्दों के प्रकार है, एक रचना के आधार पर वो क्या है। उसके बाद रचना के आधार पर जो शब्द आते हैं उनमें भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो पहला होता है रूढ़ शब्द, जो कि कोई भी किसी भी दूसरे शब्द से मिलकर ना बना हो ऐसा शब्द, उसे कहते रूढ़ शब्द। जिसके अगर हम 2 भाग करते हैं तो उससे कोई भी अलग शब्द या अलग अर्थ नहीं निकलता, यानी कि वो शब्द जो किसी अन्य शब्द के मेल से ना बना हो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि यहाँ पे दाल है, घर है, अगर हम दाल को दाल में डिवाइड करते हैं तो वहां पे दूसरा कोई शब्द नहीं बनता, या उसका वर्ण विच्छेद भी करते हैं दाल का, घर का, तो उससे अलग शब्द 2 नहीं बनेंगे, या वो किसी 2 शब्द के मेल से नहीं बना या अनेक शब्द के मेल से नहीं बना, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। उसके बाद उसका दूसरा प्रकार आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में होता क्या है कि वहां पे 2 शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि महात्मा, महात्मा यानी कि 2 शब्द है यहाँ पे, महान, आत्मा। महान, आत्मा, इन दोनों के शब्दों के मेल से यहाँ पे क्या बना है, महात्मा। तो यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं कि जो 2 अलग अलग शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बना जाए, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद इसका तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। अभी ये प्रकार जो है यहाँ पे हो सकता है कि कुछ शब्दों के मेल से बना हो या ना बना हो, पर यहाँ पे जो शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि अभी पंकज, यहाँ पे पंकज का क्या अर्थ होता है, पंकज, और पंकज, हम पंकज किसे बोलते हैं, कोई जो पंख वाला हो उसे हम पंकज बोलते हैं। उसके बाद पंकज कोई कीचड़ में खिला हुआ या फिर कमल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पंकज के अनेक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे पंकज के अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद शब्दों का तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर शब्द। इस प्रयोग के आधार पर इसके भी 2 उप प्रकार हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में क्या होता है कि जब भी क्रिया का, काल का या संज्ञा का कोई भी बदल हो, मतलब उसमें बदलाव हो, तो वो उसके अनुरूप बदल जाते हैं। वो शब्द उनके अनुरूप काल, क्रिया, परिणाम के अनुरूप बदल जाते हैं, उन शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और काल, क्रिया, परिणाम इनके अनुरूप जो ना बदले उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। पहला तो देखते हैं कि विकारी शब्द क्या कहलाते, उसका उदाहरण देखिए, लड़का,
खाता है। यहाँ पे लड़का ये जो शब्द है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूं कि लड़के खाते हैं, मतलब शब्द बदलना है हमें, तो लड़के खाते हैं, दोनों तरफ पूरा बदलाव हो गया, इसलिए उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और अगर ऐसा बदलाव ना हो तो उन शब्दों को अविकारी शब्द कहलाते। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये हम एक अकेले व्यक्ति के लिए भी पूछ सकते हैं या अनेक व्यक्ति के लिए भी पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वहां पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि वर्ण और शब्द किसे कहते हैं। ये वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।